Assalamu alaikum. This is Haider Riaz, your course instructor for Introduction to Computer Technology. In today's lecture, we will cover Introduction to Computer, difference between software and hardware, and generation of computers. Computer is a machine that can be programmed to accept data, process data into useful information and store it for later use. यानी कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी फिजिकल मशीन है जिसको हम इनपुट में रॉ डाटा प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो कंप्यूटर है मशीन वो उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में कुछ भी हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग हो सकती है, लॉजिकल प्रोसेसिंग हो सकती है, एंड देन इट विल ट्रांसफॉर्म दैट रॉ डाटा इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम यूज कर सकें। उस मशीन को हम जो ये सारा काम करती है हम कंप्यूटर कहते हैं, और हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लेटर यूज। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लाइक अ ह्यूमन बीइंग। जैसे हमारी एक फिजिकल अपीयरेंस है और एक हमारी सोच है, जहन है, जो ख्यालात हैं जो ड्राइव करते हैं इसको, इसी तरह कंप्यूटर में भी एक फिजिकल पार्ट है और एक लॉजिकल पार्ट है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द मशीन इज नोन एज हार्डवेयर, जो उसका फिजिकल पार्ट है हार्डवेयर कहेंगे, एंड द प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे मशीन को बताएंगी कि हमने कौन से ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ अ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर, यानी किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है और उसको इनपुट से आउटपुट तक कैसे लेकर जाना है, ये हमारा डायरेक्ट करेगी, बताएगी सॉफ्टवेयर, लेकिन परफॉर्म करेगी हार्डवेयर। A computer word is derived from compute, that means to calculate. Computer is used to perform arithmetic and logical operation, जैसे मैंने बताया। Calculation is not only Calculation is not the only use of computer, it can be used for different purpose। ये तो मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स बताई आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम, लेकिन कंप्यूटर इज बिल्ड टू परफॉर्म और प्रोसेस एनीथिंग। Difference between software and hardware. Software is a set of instructions that tell a computer exactly what to do, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर एक ड्राइव करेगा कंप्यूटर को, and hardware is a physical part that does the processing of the data. Software cannot be executed without hardware, and hardware cannot perform any task without software। कि सॉफ्टवेयर को जब तक वो हार्डवेयर नहीं मिलेगा जिसके जरिए उसने डाटा को प्रोसेस करना है, वो यूजलेस है। इसी तरह हार्डवेयर, हमारे पास प्रोसेसिंग पावर तो मौजूद है लेकिन उसको कोई बता नहीं रहा कि किस तरह प्रोसेस करना है, वो भी यूजलेस है। Software cannot be touched and hardware can be seen and touched. Software is debugged in case of a problem and hardware is repaired in case of a problem। यानी कि सॉफ्टवेयर में अगर हमारे पास कोई इशू आए तो हम क्या करेंगे कि उस सॉफ्टवेयर को जिस इन्वायरमेंट में डेवलप किया गया था वो इन्वायरमेंट ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन फाइंड करेंगे कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इशू किधर है, कहाँ पर हमने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी है जो हमारे हार्डवेयर को सही मैनेज नहीं कर पा रही। ठीक है, सॉफ्टवेयर के केस में हम इस तरीके से उसके प्रॉब्लम रिजोल्व करते हैं, और हार्डवेयर के केस में क्या करेंगे, हम उसको फिजिकली, जो हमारा सीपीयू पार्ट होगा, पैनल होगा, उसको फिजिकली ओपन करेंगे एंड फिजिकली हम उसको देखेंगे कहीं पर हमारा कोई पार्ट डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज नहीं है तो हमारा कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है, इस तरीके से। सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व एंड हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड। यानी सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल्ड या डीबग, दोनों का एक ही मतलब है कि हम उसको या तो डिबग कर लेंगे, और अगर हम उस नहीं आ रही समझ कि वो क्या इशू इसमें चल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसकी फ्रेश कॉपी इंस्टॉल कर लेंगे। जबकि हार्डवेयर में क्या होगा कि हम उसके जो हार्डवेयर पार्ट होगा उसको मैनुअली देखेंगे, फॉल्टी पार्ट को रिप्लेस करेंगे अगर हम उसको ऑपरेशनल नहीं कर पा रहे। What is information? The processed data is called information. Information is an organized and processed form of data। हमारे पास रॉ डाटा होता है जो हमारे लिए यूजलेस होता है, हम उस रॉ डाटा को कोई ना कोई उसके ऊपर कंप्यूटेशन अप्लाई करेंगे, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन। उसके बाद वो डाटा हमारे लिए एक मीनिंगफुल डाटा होगा जिसको हम किसी न किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उस प्रोसेस डेटा को जब हमारे लिए मीनिंगफुल है हम उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन इज मोर मीनिंगफुल
मीनिंगफुल देन डाटा एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस। हम अब उस प्रोसेस डाटा की बेस पे कोई ना कोई डिसीजन मेक करेंगे। डेटा इज यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट। ये आपको इस डायग्राम से भी अंदाजा हो रहा होगा। इट सेल्फ डाटा कुछ मीनिंगलेस है, लेकिन जब हम उसको प्रोसेसिंग के पार्ट से गुजारेंगे देन इट विल बिकम एन इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन सम अदर प्रोसेसिंग एंड विल बी कंसिडर्ड एज डाटा। अब जैसे एक पार्ट मॉड्यूल था, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हमने कोई प्रोसेसिंग की, देन वो इंफॉर्मेशन बन गई। अब उस इंफॉर्मेशन के लिए हम फर्दर उसको मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, तो वो डाटा कहलाएगा एंड देन द आउटपुट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? Information technology is the technology that uses computing with the high-speed communication links to spread information from one place to another। यानी इसके अंदर पहले तो था ना, इंफॉर्मेशन तो था सिर्फ कि हम उस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे और उसको यूजफुल डेटा बना देंगे। इसमें हमने ना सिर्फ कंप्यूटेशन करके यूजफुल डेटा बनाना है, बल्कि उस डेटा को ट्रांसमिट करने का भी तरीका बनाना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ कंप्यूटेशन नहीं यूज़ करेंगे, कंप्यूटेशन के साथ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक भी यूज़ करेंगे, ताकि हम एक एरिया से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी कर सकें। The interconnection of computers enable people to send and receive information. The communication links are also used to interact with different people in the entire world। हम इस दुनिया में किसी भी कंट्री से दूसरे कंट्री पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसमिटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डोमेन में आती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। A hardware component which is used to enter data in instruction into the computer is called input device। ऐसा फिजिकल डिवाइस, ऐसी कोई भी फिजिकल डिवाइस जिसको हम यूज करते हुए कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकें, उसको हम इनपुट कहते हैं। जिसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर है। इन तमाम डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को इनपुट मिल रही है। देन हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। ऐसी तमाम फिजिकल डिवाइसेस जिनको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें, जो उसने प्रोसेस की है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। अब डिस्प्ले में वो आइदर विजुअली और आइदर ऑडियो, इन ऑडियो फॉर्म। जैसे कि हमारे पास मॉनिटर से हम विजुअली देख सकते हैं आउटपुट, प्रिंटर से जो आउटपुट आएगी विजुअली देख सकते हैं, स्पीकर से जो आउटपुट आएगी वो हम सुन सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन की कई फॉर्म्स होती हैं। नाउ वी डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स फ्रॉम 1942 टू 1955। इस दौरान जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स बने थे उनको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन से जो पहले हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाते थे, जिसके अंदर हमारे पास कोई फिजिकल सर्किट ये कुछ भी नहीं होता था। कोई अबैकस आपने सुना होगा, जो सिंपल एक रॉड था और उसके ऊपर बीट्स थे, और उनको बीट्स को हम मूव करते थे, और उनको मूव करने से हम सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के परफॉर्म करवाते थे, सब्ट्रैक्शन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप। उसके बाद हमारे पास एक कार्डबोर्ड रूलर भी आया जिसके ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। ये सब मैकेनिकल, ये सब मशीन ही थी और मैकेनिकल थी। 1942 से हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए, जिसमें हम जो सर्किटरी, जैसे आज वायरिंग यूज़ करते हैं वायर्स कनेक्शन के लिए, तो उसको हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे सर्किटरी के लिए। और इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हम बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम, यानी ऐसे ड्रम्स जिन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती थी, वो यूज़ करते थे। और वो मैग्नेटिक ड्रम सिर्फ फ्यू बाइट्स या बिट स्टोर करते थे। और जो हमारा ओवरऑल कंप्यूटर था, उसके जो स्पेस थी वो पूरे पूरे एक रूम के बराबर हो जाती थी। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज द मशीन लैंग्वेज और जीरो एंड वन, यानी कि यहाँ से ये वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी जिसने मशीन लैंग्वेज यूज़ की थी। मशीन लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर तमाम किस्म का डाटा, इंस्ट्रक्शन, एनीथिंग, हर चीज़ जीरो और वन के फॉर्म में होती है, दो ही स्टेट्स में। अब आप इसको जीरो वन कहें, लो हाई कहें, ठीक है, ऑन या ऑफ कहें, पॉजिटिव या नेगेटिव कहें, ये दो ही स्टेट्स कहलाएंगी। उसको मशीन लैंग्वेज ने जीरो और वन का नाम दिया। हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या थे?
कि जो कंप्यूटर्स थे वो मिली सेकंड में डाटा कंप्यूट करते थे, ये वाले कंप्यूटर, जबकि हम मैनुअली अगर करने बैठे तो हमें बहुत टाइम लगता था। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि बहुत बड़े थे और इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए थी ऑपरेट करने के लिए, बहुत जल्दी हीट अप हो जाते थे जिसके लिए हमें एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड होती थी। पोर्टेबल नहीं थे, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे, पूरे पूरे रूम जितना एक एक कंप्यूटर होता था। तो ये हमारे पास कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन जो मेन एडवांटेजेस के लिए ये हमें उसको फायदा था वो ये था कि हमारे ऑपरेशन मिली सेकंड में परफॉर्म करते थे। फिर मैग्नेटिक ड्रम्स थे हमारे पास जिसके ऊपर डाटा स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इतने बड़े ड्रम्स से डाटा एक्सट्रैक्ट करना देन इनपुट करना, इट वाज अ वेरी हेक्टिक टास्क। Then came the second generation of the computer. It it was from 1955 to 1964. इस दौरान जो भी कंप्यूटर बनाए गए थे वो सेकेंड जनरेशन की कैटेगरी में आएंगे। इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर विच रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स। अब मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन में भी हम वैक्यूम ट्यूब्स को वगैरह का यूज़ करते थे, लेकिन हमारे इंडियन प्रोसेसिंग किस लैंग्वेज में होती थी? मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 फॉर्म है। यानी अगर हमारे पास कोई एक ऐसा हार्डवेयर है जो सिर्फ ये दो स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सके, हम उसके ज़रिए भी हम प्रोसेसिंग को कर सकते हैं। अब सेकंड जनरेशन के टाइम पर हमारे पास ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ। बेल लेबोरेटरीज में 1948 में हमारे पास ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ, लेकिन प्रॉपरली वो यूज कंप्यूटिंग के लिए 1955 के बाद हुआ। 1956 में हमारे पास पहला सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बना था एंड उसके अंदर क्या किया था कि वैक्यूम्स को रिप्लेस कर दिया था हमारे ट्रांजिस्टर ने, और एक ट्रांजिस्टर जो पूरा एक वैक्यूम ट्यूब जो एक काम करती थी, वो हमारा एक ट्रांजिस्टर काम करता था। ट्रांजिस्टर मेड कंप्यूटर स्मॉलर, लेस एक्सपेंसिव एंड इंक्रीज्ड कैलकुलेटिंग स्पीड। अब चूंकि हमको उन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को ड्राइव करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए थी, स्लो प्रोसेस था वो, उस ये इन सारे जो उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको रिप्लेस कर दिया हमारे ट्रांजिस्टर ने। मेमोरी टेक्नोलॉजी वाज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कोर्स व्हिच कुड बी एक्सेस्ड इन रैंडम ऑर्डर। यानी पहले हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हो रहे थे, अब हमारे पास मैग्नेटिक कोर्स यूज होने लगे। जैसे कि आपने देखा है कि मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं, जिनके अंदर हम जो उनका हेड होगा अगर वो किसी भी जगह पर रखेंगे वहीं से डाटा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ड्रम में क्या होगा कि ड्रम जब तक घूमेगा नहीं, रोल नहीं होगा, तब तक वो हम उसको उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और सेकंड जनरेशन से हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई। मशीन लैंग्वेज तो है बिल्कुल क्लोजर टू द मशीन, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकती है सिर्फ 0-1 के फॉर्म में, लेकिन उसको ह्यूमन के लिए इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज आई जो कि वन स्टेप हायर थी, जिसके अंदर ऐसी वर्डिंग यूज हुई जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे एडिशन के लिए ऐड का कीवर्ड यूज किया गया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब का कीवर्ड यूज किया गया। हमारे पास फिर ये स्मॉलर साइज हो गया, मोर रिलायबल हो गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गए। देन हमारे पास एक IBM का 704। अब ये देख लें कि ये एक कंप्लीट रूम नहीं, एक रूम का 1/3 भी कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पास पहले फर्स्ट जनरेशन थे वो पूरा पूरा रूम कैप्चर करते थे। देन हमारे पास आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर फ्रॉम 1964 टू 1975। इसमें हमारे पास चीज़ नहीं आई, वो ये थी कि ट्रांजिस्टर तो पहले भी हम यूज़ कर रहे थे सेकंड जनरेशन में, लेकिन अब हमारे पास एक सर्किट बना, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हमने एक ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि मैनी हंड्रेड्स ट्रांजिस्टर को एक सर्किट के ऊपर इम्बेड कर दिया। यानी कि अब पहले हम एक ट्रांजिस्टर बड़ा सा यूज़ करते थे, अब हमने एक ट्रांजिस्टर के साइज छोटा हुआ और उस स्मॉलर साइज ट्रांजिस्टर हमने एक चिप के ऊपर इम्बेड कर दिए, जिसके ज़रिए अब हमारी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज हो गई। जितने हमारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज़्यादा होते जाएंगे, हमारी कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी। वन आईसी could replace hundreds of ट्रांजिस्टर, यानी अगर मेरे hundreds of ट्रांजिस्टर एक जगह पैनल पे लगे हैं तो उन सबको मैं रिमूव करके एक छोटी सी चिप यानी आईसी लगा दूंगा, जो कि मेरा वही काम देगी जो मेरे नंबर ऑफ hundreds of ट्रांजिस्टर दे रहे थे। दिस मेड कंप्यूटर्स इवन स्मॉलर एंड फास्टर। Semiconductor memory started to be used
इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक कोर। अब जैसे ही मेरे पास आईसीज आना शुरू हुए तो ऑटोमेटिकली जो इतने बड़ी बड़ी हमारे पास ट्रांजिस्टर थे रिप्लेस हो गई, तो ऑटोमेटिकली साइज स्मॉल हो गया और मेमोरी जो थी वो इन दी एंड 1 0 के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो जब हमारे पास आईसीज आए तो हमारे पास फ्लैशेज आ गई कि वही जो बड़ी बड़ी हमारे पास डिस्क टेप्स होती थी, रील्स होती थी, उनको रिप्लेस कर दिया किसने? छोटी छोटी फ्लैशेज ने, जिसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट होता था। और यहाँ से हमारे पास फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि पास्कल, सी, कोबाल, फोर्ट्रान, ये हमारे पास लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस होने लग गई। इंटेल 004 एंड इंटेल 8008 हमारे पास वो मशीन्स हैं जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। अब ये देखें, ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एम्बेडेड हुए हैं। देन हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच इज फ्रॉम 1975 टू प्रेजेंट। सिलिकॉन चिप्स के ऊपर हमने लार्ज स्केल एंड अब हमारे पास जो पहले जो थे हमारे पास थर्ड जनरेशन में, वहां तक हमारे पास क्या थे? एक सर्किट था और उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ आईसीस थे। देन फोर्थ जनरेशन में चीज वही थी, लेकिन हमारे पास इंप्रूवमेंट होते होते हंड्रेड्स के बजाय थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमारे एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर एम्बेड होने लगे, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग पावर बहुत इंक्रीज हो गई और इंटायर प्रोसेसर हमारा सिंगल चिप पर एम्बेड हो गया। इंटायर प्रोसेसर जिसके अंदर हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि कंप्यूटेशन करता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर में, जो कि सारी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किधर और कहाँ जाएगी। इस तरह जो डिफरेंट पार्ट्स थे उन सारों के लिए हमारे पास अब एक ही चिप बन गई और उन सर्किट्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट को लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड कहने लगे, या वेरी लार्ज स्केल। तो two important events, the development of C programming language and Unix operating system। जो हमारे पास C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए डेवलप किया गया। पॉपुलर इन्वेंशन इंक्लूड वर्ड प्रोसेसर, वीडियो गेम्स, और हमारे फोर्थ जनरेशन से ही हमारे पास वीडियो गेम्स भी इन्वेंट हो गई, हमारे पास प्रिंटर्स क्रिएट हो गए। जैसे ही हमारे पास वो तमाम, जैसे ही हमारा पूरा प्रोसेसर एक सर्किट चिप के ऊपर एम्बेड हो गया, हमारे लिए जो एप्लीकेशंस थी वो बहुत बढ़ गई। Example: Apple I, IBM PC, Macintosh, etc. Then fifth generation today and beyond. Scientists are now working on fifth generation computers using recent engineering advances। वैसे तो फोर्थ जनरेशन तक आपने देखा कि अब वो फोर्थ जनरेशन बेसिकली क्या था कि 1975 से प्रेजेंट का मतलब ये था कि हमारे पास चीज़ वही है, सिर्फ उसका स्केल्ड वर्जन है। यानी अगर हमारे क्या होता है कि एवरी 2 ईयर हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं जो मेरे इंटीग्रेटेड सर्किट पर है हमारे, वो डबल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि फोर्थ जनरेशन इज फ्रॉम 1975 टू टिल टुडे। लेकिन फिफ्थ जनरेशन हम उन कंप्यूटर्स को कहते हैं कि जिनमें अब साइंटिस्ट जो हैं वो रिसेंट इंजीनियरिंग एडवांसेस को यूज़ कर रहे हैं। कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड इंस्ट्रक्शन एंड इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग। यानी अब इस तरह के कंप्यूटर्स भी हमारी इंस्ट्रक्शंस और सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो कि हम कंप्यूटर हमारे डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। यानी हमने उनको पहले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि हम कोई प्रोग्राम लिखें C++ में या C#.NET में या C में, हम उनको अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में कंप्यूटर को बोलेंगे और वो काम करेगा। एंड इमिटेट ह्यूमन रीजनिंग, और ह्यूमन की तरह वो सोचेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, इस स्टेज पर क्या नहीं करना चाहिए। एंड करेक्टराइज्ड मेनली बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। और फिफ्थ जनरेशन से हमने ऑनवर्ड हमने सॉफ्टवेयर में क्या इंट्रोडक्शन की? पैरेलल प्रोसेसिंग की, कि अब एक काम के लिए, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ बैकएंड पे एक प्रोसेसर नहीं होगा, बल्कि मैनी प्रोसेसर होंगे वो जो एक काम टास्क परफॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्पीड, बहुत हाई स्पीड कंप्यूटेशन हमको अचीव हो सकती है। तो ये हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।